Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I am Manya Naren, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ऊपर। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमने बहुत सारा नाम सुना हुआ है। पहले के ज़माने में सजाए काला पानी के लिए लोगों को वहाँ भेजा जाता था, आजकल लोग वहाँ घूमने जाते हैं, है ना। बहुत बढ़िया ट्रैवल डेस्टिनेशन है जो कि इंडिया में ही है और बहुत ही, जिसको मतलब बोलते हैं ना, मालदीव्स का बिल्कुल पैरेलल माना जाता है अंडमान निकोबार, है ना। लोग घूमने के लिए बहुत पसंद करते हैं आजकल। तो आज हम उसकी बात करने वाले हैं, लेकिन आज हम घूमने फिरने के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम ट्रैवल के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, इंडिया की सिक्योरिटी की दृष्टि से या स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, ये बात हम चर्चा करने वाले हैं। अगेन आप जैसे देख सकते हैं, ये शॉर्टी नोट सीरीज़ के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं और अगेन ये कंटेक्चुअल टॉपिक है। ठीक है, बात अपन और भी करेंगे अंडमान निकोबार के बारे में, हिस्ट्री में नहीं जाएंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी अपन सिर्फ ये बात करने वाले हैं कि कंटेक्चुअली क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है, क्यों इसके ऊपर इतनी चर्चा हो रही है। अभी आपको मालूम है कि किस तरह का माहौल चल रहा है दुनिया में, है ना। वो यूक्रेन रशिया वॉर का माहौल है, चाइना का थोड़ा सा दबदबा बना हुआ है अपने ऊपर, पाकिस्तान से तो अपने संबंध जो है आपको मालूम है कितने मधुर चलते हैं, है ना। तो उसके ऊपर अपन को डिस्कस करना है। तो अपन को ये समझना है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स इतनी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों माने जा रहे हैं, या अभी एकदम से ऐसा क्या हुआ है कि लोग एकदम से थोड़ा उसके ऊपर डिस्कशन करने लग गए हैं। ठीक है, ये बात होने वाली है। इसके अलावा जैसे कि आपको मालूम है, मैग्नेट ब्रेन्स में जब हम कोई पढ़ाई करते हैं ना, तो आपको ये मालूम है बच्चा लोग कि अपन कैसे पढ़ाई करते हैं, अपन पूरा कवर करते हैं कंसेप्ट, है ना। मेरा मानना है या हमारा मानना है कि अगर आप एक कंसेप्ट समझ लेंगे तो उस पर किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको किसी भी तरह के स्पेक्ट्रम में कंप्लीट कर लेंगे। आपको इसी वजह से कोई पैकेज नहीं लेना होता, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता, कोई फीस नहीं देनी होती, क्योंकि एजुकेशन जो है ना, उसका मोल तो लगाया नहीं जा सकता, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आपको कोई जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, मतलब हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना और हमें कोई रेस नहीं दौड़नी है, बिल्कुल राइट, कि हमने बस पढ़ लिया और एग्जाम दिया और पास हो गए। कंसेप्ट समझोगे ना तो आगे चल के बहुत लंबी लाइफ में काम आने वाला है वो। ठीक है, IGKO के एग्जाम में काम आएगा, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो दोगे ना आगे चल के। अब 9th में पढ़ ही रहे हो, 10th के बाद अपना अपना करियर डिसाइड कर लोगे कि भाई मुझे NDA में कर जाना है, क्लैट देना है, या मुझे और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, या कोई कहे कि भाई हमको UPSC देना है ग्रेजुएशन के बाद, तो उसकी तैयारी तो अभी से होती रहेगी। बढ़िया कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी दोगे ना तो उसके लिए भी यही टॉपिक हैं, यही काम आने वाले हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं बहुत जल्दी से, अपन बात कर लेते हैं काहे की, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की और उनकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की, कि वो अभी हम क्यों इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और क्या ऐसी बात हुई है जो हमें लगता है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों हम इतने सालों बाद चेते हैं, क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि आज तक हम ऐसे फॉर ग्रांटेड लेते रहे, तो लेकिन अब हमें भैया इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। निगलेक्टेड चाइल्ड की तरह हमने अंडमान निकोबार को ट्रीट किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हमने नहीं, सारी सरकारों ने ट्रीट किया है, मतलब हमने से हमारा मतलब है हम, मतलब इंडियंस, यू नो, वी पीपल। हमें लगता है कि बिल्कुल ये हमारा जो है घूमने फिरने के लिए अंडमान निकोबार चले गए, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उसको हमने बिल्कुल ही एकदम ऐसे, जिसको बोलते हैं ना आपने उधार लिया हुआ टाइप अपन ट्रीट करते हैं इसको, तो अपन को वो नहीं करना है। ठीक है, अपन को एकदम अभी समझ में आया है कि ये किस तरह से हम इसको स्ट्रैटेजिक फोकस पे ला सकते हैं। अब वजह क्या है, जैसा मैंने कहा कि एकदम ये निगलेक्टेड चाइल्ड से इतना फेवरेट चाइल्ड क्यों हो गया है हमारा, कि हम इसके ऊपर एकदम से डिस्कस करने लगे हैं। इसलिए डिस्कस करने लगे हैं क्योंकि लास्ट फ्यू ईयर्स में हमने ये देखा है कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं, हैव गेन्ड इंपॉर्टेंट पोजीशन इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, उसके सेंटर में आया है सॉरी, उसके सेंटर में आया है। और क्यों आया है हमारे फॉरेन पॉलिसी के सेंटर में, वो इस वजह से आया है क्योंकि जो दुनिया का, जिसको आप कहते हैं ना कि जिसको आप कहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो वर्ल्ड पे, ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं, हमारे संबंध बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग सी हो रही हैं, दुनिया अभी बड़े अलग पड़ाव से गुजर रही है। बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं खिंचे हुए, तनाव भरे, तनावपूर्ण जो है वो संबंध चल रहे हैं। चाहे अब रशिया यूक्रेन की बात कर लें, चाइना तो मैंने बोल ही दिया आपसे, अभी अमेरिका भी थोड़ा सा जो सैंक्शन वैंक्शन की बात है, कैट्सा वैट्सा को लेके थोड़ा सा वो भी खिंचा हुआ चल रहा है अपने से। उसके अलावा पाकिस्तान है ही, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए अभी फेवरेबल चीज़ें, मतलब थोड़ी सी मुश्किल है, अभी थोड़ा सा मुश्किल घड़ी है, ना सिर्फ हमारे लिए, संकट की घड़ी अभी पूरी दुनिया के लिए ही है। अभी किस क्षण क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता यहाँ पे, है ना, बिकॉज सारे आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर आर्म्ड
कंट्रीज जो हैं वो अभी एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं, राइट। तो बड़ी जिसको बोलते हैं ना नाजुक स्थिति है, अगर थोड़ा भी जो है वो डामाडोल हुआ तो बहुत सारी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं अपन, ठीक है। तो इस वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी में अभी इसके ऊपर बहुत चर्चा होना चालू हुई है। इससे पहले जो हमारे चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ थे एडमिरल धवन, उन्होंने एक्चुअली इसके ऊपर बोला कि भाई ये बहुत 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 स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की जगह है, बहुत ही नेवल मूवमेंट के हिसाब से बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी अंडमान निकोबार की, और इसको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने एक्चुअली ये सबसे पहले ये बात बोली कि भाई जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, उसको उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। आज तक जो पहले हुआ नहीं हुआ, जो गलतियां हो गई नहीं हुई, वो ठीक है अपनी जगह, पर अभी कम से कम हमें इस पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो जाएगा इंडिया की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को लेकर, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट जिसको बोलते हैं वो आया है, क्योंकि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने और नेवी ने कंसर्न इस पर जताई है। अब अपन बात कर लेते हैं बेसिकली कि अंडमान निकोबार आइलैंड हैं क्या, ठीक है। अपन इसके बारे में ये चर्चा करते हैं कि अपन को क्या मालूम है, ट्रैवल डेस्टिनेशन है, पर उसके अलावा इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हम बात कर लेते हैं। सजाए काला पानी तो हमें मालूम है कि भाई जब ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था, सजाए काला पानी में के लिए हमें कहाँ भेज दिया करते थे, हमें मतलब हम इंडियंस को कहाँ भेज दिया करते थे, अंडमान निकोबार, है ना। तो उसके लिए जाना जाता है। लेकिन अभी अगर अपन बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ठीक है। कितने ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, एक तो अगर हम इनकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, जो एरिया कवर करते हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है वो कवर करते हैं कितना लंबा एरिया, 8249 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। अब इसमें बात हो रही है कि जो खाड़ी है ना, मतलब बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं या इंडियन ओशंस की बात करते हैं, तो उस साइड पे जो उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे जो खासकर आपके जो लोकेशन है उसकी वो इस तरफ पड़ती है कि आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप जाते हैं सदर्न मोस्ट पार्ट पे, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मात्र ये कुछ 60 नॉटिकल माइल्स जो है वो म्यांमार से दूर है, ठीक है। और अगर आप जाते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे, जो कि इंदिरा पॉइंट है, जो कि हमारे यहाँ इंडिया का माना जाता है आखिरी पॉइंट है, बिल्कुल टिप है जिसको इंडिया की, वो तकरीबन मानी जाती है मात्र कुछ 22 नॉटिकल माइल्स दूर है इंडोनेशिया से। तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आई कि ये कितनी इंटरनेशनल बॉर्डर से कितना क्लोज है ना। अब इसमें आप बात कर लेते हैं अगर 6th डिग्री या 10th डिग्री की, तो ये जो डिग्रीज हैं इनके बीच में जो कमर्शियल फ्रेट है, जो कमर्शियल कार्गो है, जो शिप मूवमेंट है, वो आपको मालूम है कितना होता है, 60,000 शिप्स का मूवमेंट होता है इसके बीच में। कितने में, साल भर में 60,000, मतलब आप मान सकते हैं 365 दिन को अगर आप कंसिडर करते हैं तो 60,000 शिप मूवमेंट यहाँ पे होता है। तो इस वजह से इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात हम बात ये कर लेते हैं कि भाई अगर आप इसकी चेन की बात करते हैं आर्किपेलागो की, तो इसका कितना है, आप 836 आइलैंड्स मान सकते हैं इसको। बहुत टाइम तक इसको लोग जो थे वो 572 आइलैंड्स पे कंसिडर किया करते थे, ठीक है। बाद में बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं वो बाद में जो नंबर्स हैं उसके बढ़े हैं, और इसमें से आप ये मान सकते हैं कि इसमें बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं वो काफ़ी रॉकी आइलैंड्स हैं, काफ़ी ऐसे सारे आइलैंड्स हैं जिन पे आप जाके रह नहीं सकते, मतलब लोगों के रिहायशी इलाकों के हिसाब से या बसाहट के हिसाब से वो पॉसिबल नहीं है वहाँ पे रहना। तो इसमें से मात्र 572, या अगर आप इसमें से कंसिडर करते हैं कितने, 836 टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स जो हैं, मतलब ये नंबर भी जो था ये बहुत ज़्यादा बड़ा माना जाता था। उसके बाद जब ये बात पता चली कि भाई और भी आइलैंड्स हैं, जो चेन कंसिस्ट हुई, फिर आपने इसको फाइंड आउट किया तो पता चला कि तो उससे भी बहुत बड़ा आंकड़ा निकल के सामने आया, ठीक है। उसमें से मात्र 37 जो हैं वो इनहेबिटेड हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैम 37 बोल रहे हैं, 38 पे सर्कल लगा रही है। अब उसमें दिक्कत ये है कि 37 जो है वो परमानेंटली इनहेबिटेड है, और एक आइलैंड जो है ना, ये वो वाला आइलैंड है जिसपे आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे फेसबुक वगैरह पे कि लोग जो है बिल्कुल भाले और तलवार और जिसको बोलते हैं ना धनुष वनुष एकदम लेके तैयार रहते हैं कि अगर कोई आदमी आते हुआ दिखा आसपास, मतलब कोई एकदम उन्होंने बिल्कुल प्रोहिबिट जोन बना दिया कि नो टूरिस्ट पासिंग, कि अगर आप आते हुए दिखे तो बिल्कुल आपको भील और उससे कटार और उन सबसे मार देंगे वो। और बिल्कुल ही जिसको आप कहते हैं ना बिल्कुल एब ओरिजिनल, जैसे ऑस्ट्रेलिया के हमने एब ओरिजिनल पढ़े हैं, वैसे ही लोग यहाँ पर हैं। बिल्कुल भी उन्होंने इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो अर्बनाइजेशन हुआ है वो उन तक बिल्कुल नहीं पहुंचा है। वो अपना जो आइलैंड है वो बचा के रखना चाहते हैं किसी भी तरह के बाहरी जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस से, ठीक है। किसी भी तरह का जो उनका सिविलाइजेशन है वो बहुत ही प्रिमिटिव सिविलाइजेशन है, और अभी भी वो बिल्कुल भाले और जिसको बोलते हैं ना पुराने के ज़माने में जो तीर कमान और लकड़ियों से बने तीर और हार्पून्स वगैरह उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उस पर आज तक भी कोई उस आइलैंड तक जा नहीं पाया है। उसकी भी जो सैटेलाइट इमेज है ना वही लोग जो है दिखाते हैं, ठीक है। तो अपन इसको 37 ही माने, 38 तो अपने काम का नहीं है, ठीक है। अब ये आइलैंड जो है कौन गवर्न करता है, ये तो आपको मालूम है कि यूटी है,
ठीक है। कौन गवर्न करता है? सेंट्रल इंडिया करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और इसमें अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी इसमें काम करता है। इतना क्लियर हुआ कि अंडमान निकोबार क्या है। अब इसमें आपको एक और चीज मैं बताऊं कि इसमें क्या होता है, अंडमान निकोबार आइलैंड आर आल्सो होम टू इंडियाज ओनली इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। इस वजह से भी इसके स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ट्राई सर्विस कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मतलब अंडमान निकोबार कमांड जिसको बोलते हैं, ANC बोला जाता है उसको, मेरीटाइम सर्वेलेंस एंड एनहांसिंग इंडिया स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जैसे मैंने कहा बे ऑफ बंगाल और जो नीचे इंडियन ओशन लगता है उसके लिए जो ईस्टर्न कोस्टर है हमारी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस इसकी मानी जाती है। ANC अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहां पे, ठीक है। अब इसमें मैं एक और चीज बता दूं कि इसके जो 9 बॉटल नेक आप कह सकते हैं ओपनिंग्स मानी जाती हैं, ठीक है, जिसमें से आप कह सकते हैं एक मलक्का स्ट्रेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। उसके अलावा भी बहुत सारी ओपनिंग्स हैं, लेकिन अब दिक्कत क्या होती है यहाँ पे कि इसको हैंडल करना क्यों मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कितने आइलैंड्स हैं, 572 पहले थे, उसके बाद अभी जो है वो नंबर बढ़ के कितना हो गया, हमने अभी डिस्कस किया 836, ठीक है। और उसमें से हैबिटेट कितने हैं, 37, मतलब कितने जो है वो डिजर्टेड पड़े हुए हैं, तकरीबन 800, है ना। 800 मतलब आप मान लीजिए इसमें से तकरीबन डिजर्टेड पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब इसमें 800 में प्रॉब्लम क्या होती है कि इनका सर्वेलेंस भी उतना नहीं हो पाता। अब दिक्कत क्या है कि कुछ तो चलो रॉकी हैं, ऐसे हैं जो कि इनहैबिट हो ही नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसपे जो असंवैधानिक गतिविधियां हैं, जो इस तरह के लोग हैं ना, जो क्रिमिनल लोग हैं, वो उस पर उनका एक तरह से आप कह सकते हैं कि कब्जा हो गया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जितनी असंवैधानिक गतिविधियां होती हैं, चाहे आप उसमें नैरकोटिक्स बोल लीजिए, इलीगल ट्रेडिंग बोल लीजिए, आप ट्रैफिकिंग बोल लीजिए, आप आर्म्स ट्रैफिकिंग बोल लीजिए, ड्रग्स माफिया बोल लीजिए, कोकेन बोल लीजिए, जो भी चीजें आप बोलते हैं, ठीक है, वो सब कुछ जो है ये जो इनहेबिटेड आइलैंड्स हैं यहाँ पे होने लगता है। तो इनका सर्वेलेंस जो है पॉसिबल नहीं हो पाता, मतलब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी नहीं कर पाता, और कमांड फोर्सेस भी कितना करेंगे, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। जैसे मैंने कहा कि बॉटल नेक एंट्रीज हैं, मतलब इसमें जो एंट्री मानी जाती है इस एरिया में वो 9 बॉटल नेक पॉइंट्स माने जाते हैं, जिसमें मलक्का स्ट्रेट आ गया और 6 डिग्री आ गया। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें भी हमारा जो सर्वेलेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। जो अगर आप बात करते हैं कि भाई उसमें आपका एक सर्वेलेंस का जो सिस्टम है, इतने सालों की आज़ादी के बाद भी हमारा जो सर्वेलेंस सिस्टम है वो इन प्लेस नहीं है, ठीक है। इसमें भी अगर आप बात करते हैं कि आप हमारे सी नेविगेशन का या सर्वेलेंस किस तरह की होती है, तो आप अगर ये बात करते हैं तो आप सोचिए, इससे हमें एक इंटरनेशनल न्यूज़ में भी हमें बड़ी, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि हमें बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। क्या हुआ था कि जब मलेशिया का एक, जब आपको मालूम है एयरक्राफ्ट जो लुप्त हो गया था ना इंडियन ओशन में, उसकी ढूंढाई चल रही थी, उसको स्पॉट नहीं किया जा रहा था, काफ़ी टाइम तक उसको स्पॉट नहीं किया जा सका। अभी अभी रिसेंट न्यूज़ में था, ये 2-3 साल पहले की बात होगी या उससे भी कमी होगी शायद, जब स्पॉट नहीं किया जा रहा था, तो उन्होंने, उनकी एजेंसीज ने हमसे बोला कि भाई हमारी एजेंसी से कि आप हमें कुछ मदद कीजिए, कुछ बताइए कि आपका इंडियन ओशन में आपका जो सर्वेलेंस होगा उसके थ्रू आप हमें थोड़ा सा बताइए नेविगेट करके कि किस तरह का है। अब प्रॉब्लम ये थी कि पता चला कि हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा मदद करने के लिए उनके थे ही नहीं। हमने जो अपने रिसोर्सेज लगाए भी काम पे, हमने हेल्प भी की, हमने सर्च टीम भी भेजी, सब कुछ हुआ, उनकी सर्च टीम भी आई, लेकिन इंडिया हैड नथिंग वेरी कॉन्क्रीट टू प्रोवाइड टू देम, राइट। तो इसके बारे में एक जो चीज़ है वो सामने आई, सबके सामने आई, इंटरनेशनल मीडिया के भी सामने आई, और हमको भी बोला गया कि भाई आपकी कितनी वल्नरेबल है आपकी सर्वेलेंस, इतने स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस वाली जगह पे या इतनी वल्नरेबल लोकेशन पे कि वहाँ से आपके यहाँ आपको देखा जाए तो कोई भी एंटर हो सकता है। मतलब स्पेशली नेवी ने इस बारे में बहुत ज़्यादा बात की, जैसे मैंने कहा कि एडमिरल धवन ने इस बारे में बहुत ज़्यादा बात की कि भाई क्या हुआ था कि आपको मालूम है कि जब वो टेररिस्ट अटैक हुए, बॉम्बे में जो टेररिस्ट अटैक हुए, ठीक है, वो अरेबियन सी के थ्रू आए, लेकिन बात क्या हो रही है कि हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं वो इतने वल्नरेबल हैं कि उनका सर्वेलेंस के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म या बहुत ज़्यादा जिसको आप कहते हैं मैन फोर्स नहीं है। तो उसके लिए बात हुई कि आपको स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को कम से कम सेफगार्ड करना पड़ेगा अगर आप अपना वर्चस्व या आप सॉवरेनिटी बनाए रखना चाहते हैं देश की। तो अब इसमें आप एक और बात समझ लीजिए कि जब ये सुनामी आई थी, 2004 की बात है ना, जब इंडियन ओशन की सुनामी आई थी, तो उसके बाद से आज तक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अभी भी संपर्क नहीं बैठ पाया है। बस सड़कें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे ख़राब हो गया था, आज तक भी इतने सालों बाद भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह पे ठीक नहीं हो पाया है ना। मतलब कुछ ऐसी जगहें हैं आज भी जो नॉर्दर्न सदर्न में आप देखते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, कि उनमें संपर्क जो है, जो ज़मीनी संपर्क है वो टूट गया है ना, यातायात का जो संपर्क था वो टूट गया है। मतलब आप एक दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए या तो आपके पास एरियल वो है, आप एरियल वे में जा सकते, एरियल
बाय एयर जा सकते हैं या फिर बाय शिप जा सकते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ है रिपेयर वर्क, वो भी अभी तक स्थापित नहीं हो पाया, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक और है कि आप जो कोको आइलैंड्स हैं, आपने नाम सुना होगा कोको आइलैंड्स, जो चाइना को बेसिकली म्यांमार ने लीज पे दिए हैं, ठीक है। म्यांमार मैंने बताया आपको कि कितने नॉटिकल माइल्स दूर है, मतलब बिल्कुल बगल में है। आप एक तरह से देखें तो सदर्न पॉइंट से हमारे सदर्न ईस्टर्न पॉइंट से बिल्कुल बगल में आप मान लीजिए म्यांमार ने, उसने कोको आइलैंड्स जो है उसके वो लीज पे दिए हुए हैं चाइना को, ठीक है। जिसमें उसने बात की कि भाई आप सर्वेलेंस वगैरह आप जो है कर सकते हैं। चाइना ने उसको इतनी जल्दी उस पर सर्वेलेंस वगैरह भी सब कुछ कर लिया, बल्कि उसने एयर स्ट्रिप भी बना के तैयार कर ली। उसको अपने जो भी चीज़ें तैयार करनी थी, नेवल स्ट्रिप, एयर स्ट्रिप सब बना के तैयार कर ली। और हम अपने उसके बगल के जो आइलैंड है जो हमारे पास है, हम उसमें पिछले 10 साल से सिर्फ रेड टेपिज्म के चक्कर में हम ये तय ही नहीं कर पा रहे कि हमें बनाना कहाँ पर है, ठीक है। तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारा वर्क कितना रिटार्डेड है और उसका फ़ायदा हमारे जो दुश्मन देश हैं वो कितनी आसानी से उठा सकते हैं। इसके ऊपर बार बार जो है वो अब नेवी जो है बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ANI में, कि हम बात करने वाले हैं सिक्योरिंग स्लॉक। अब स्लॉक जब हम बात करते हैं तो उसका स्लॉक का मतलब क्या होता है, ये हमने एक और बार डिस्कशन किया था। स्लॉक का मतलब होता है सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक वे में इस्तेमाल किया जाता है इस टर्मिनोलॉजी को। इसका मतलब होता है कि जब मैरीटाइम की आप बात करते हैं तो वो आपकी ट्रेडिंग के पर्पस के लिए या लॉजिस्टिक्स के लिए या शिपमेंट्स के लिए या फिर नेवल मूवमेंट के लिए जो सी लाइन ऑफ जो मेन कम्युनिकेशन लाइंस मानी जाती हैं, मैरीटाइम रूट्स होते हैं, उनको स्लॉक बोला जाता है, ठीक है। इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती है। पहली इंपॉर्टेंस तो ये होती है कि जितना मेजर आपका जो जितना ट्रेड होता है, जो भी मूवमेंट होता है, फ्रेट मूवमेंट कह लीजिए या नेवल वेसल्स का मूवमेंट आप कह लीजिए, वो सब इन स्लॉक्स पे ही होता है मेजरली। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें गल्फ ऑफ पर्शिया आ जाता है, मलक्का स्ट्रेट आ जाता है अपने यहाँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसमें से आप कह सकते हैं कि तकरीबन 60,000 वेसल्स जो है वो कम्युनिकेट होती हैं, जिसमें से 50% जो इंडियन ओशन की अगर आप बात करते हैं तो इंडियन ओशन से क्रॉस होता है, जिसमें से वर्ल्ड का जो शिपमेंट है, जो कार्गो है, वो 50% जो है वो इंडियन ओशन में पास होता है, ठीक है, के थ्रू पास होता है, और वो इन जो स्लॉक है उनका इस्तेमाल करते हुए होता है। तो इनकी इंपॉर्टेंस आपको वैसे ही समझ में आ गई। दूसरी बात होती है कि पीस टाइम पे जब नॉर्मल सामान्य हालात रहते हैं तो उनको आप कहते हैं आर्टरीज ऑफ द रीजन, ठीक है। आर्टरीज ऑफ द रीजन मतलब आप समझ गए ना, आर्टरीज किस काम आती हैं, ब्लड सप्लाई करने के। तो उसी तरह आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ये जो सप्लाई चेन है वो बिल्कुल इन्हीं स्लॉक पे काम करती है। जब काम होता है कब, जब पीसफुल टाइम्स होते हैं, और यही चीज़ें जब डिस्ट्रेसफुल टाइम होते हैं, डिस्ट्रेस टाइम होते हैं, मतलब वॉर टाइम होते हैं, तो यही जो स्लॉक्स हैं वो किसके काम आते हैं, वो स्ट्रैटेजिक मूवमेंट के या मिलिट्री मूवमेंट या नेवल मूवमेंट के भी काम आते हैं, ठीक है। तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमें ये सिक्योर करने पड़ेंगे स्लॉक्स को, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ। इनकी बात हो रही है एक्सक्यूज मी, आपको अपने स्लॉक्स जो है वो कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। दीज आइलैंड एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर दैट सिक्योर्स बिजी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे मैंने कहा, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को आपको सिक्योर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी समझ गए कि वॉर टाइम पे जितने मूवमेंट होंगे, जितने वेसल मूवमेंट्स होंगे, जितने भी एक जिसको आप कहते हैं कि पॉइंट्स हैं जिनको आपको सील करने की ज़रूरत है या जिनको आपको सिक्योर करने की ज़रूरत है, वो वॉर टाइम में स्लॉक्स होते हैं। और नॉर्मल टाइम में जितना भी ट्रेडिंग होती है, लॉजिस्टिक मूवमेंट होता है, फ्रेट मूवमेंट होता है, कार्गो शिपमेंट्स होता है, वो मैक्सिमम लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पे होता है, ठीक है। तो अब आपको फिजिकल बैरियर जो है, एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर दैट सिक्योर्स बिजी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। ये फिजिकल बैरियर है, क्यों? क्योंकि ये फैले हुए इस तरह से हैं। ये आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से फैले हुए हैं? आप देख रहे हैं इन आइलैंड्स को कि किस तरह से फैले हुए हैं, देख रहे हैं आप? अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये आइलैंड्स फैले हुए हैं, राइट। तो एक तरह का फिजिकल बैरियर देते हैं सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को, क्रिएटिंग अ सीरीज ऑफ चोक पॉइंट्स। इसमें कई जगह पे चोक पॉइंट्स आ जाते हैं। चोक पॉइंट्स मतलब जहाँ से बिल्कुल ही, जिसको आप बोलते हैं ना, एक तरह का आप कह सकते हैं कि उसमें से आपको निकलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही नैरो स्केप आपको मिलेगा, राइट। अब इसमें से आप बात करते हैं प्रिपेरस चैनल इन द नॉर्थ, 10 डिग्री चैनल बिटवीन द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड ग्रुप एंड द 6 डिग्री चैनल टू द साउथ। अब ये जो ऐसा मैंने कहा आपको 6 डिग्री और 10 डिग्री चैनल जो है, इनकी इंपॉर्टेंस अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं, जब हम बात करते हैं
पहले 2 सी लेन्स की, तो ये यूज़ किए जाते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं किए जाते बाय कमर्शियल शिपिंग, ठीक है। कमर्शियल शिपिंग के लिए इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑल वेसल दैट पास थ्रू द मलक्का स्ट्रेट मस्ट ट्रांसवर्स द 6 डिग्री चैनल, मतलब कोई भी कमर्शियल वेसल अगर वो मलक्का स्ट्रेट से निकल रहा है या गुजर रहा है तो उसको पहले 6 डिग्री चैनल को क्रॉस करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप बात करते हैं, चैनल एक्ट एज द प्राइमरी कंड्यूट फॉर द इंडियन एशियन ट्रेड विच इज 78 बिलियन इन 2021। मैंने आपसे कहा ना कि अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लाइन्स या आप कह सकते हैं सी लाइन से मानी जाती हैं कि इसमें मैक्सिमम ट्रेडिंग, मतलब 50% जो ट्रेडिंग होती है ओशंस में पूरी दुनिया में, वो पैसिफिक अटलांटिक में नहीं होती। 50% जो होती है वो सिर्फ इंडियन ओशन के रीजन में होती है, ठीक है। मतलब इसमें आपको यूरोप और अमेरिका को भी कनेक्ट किया जाता है, साउथ ईस्ट को भी कनेक्ट किया जाता है, इसमें गल्फ ऑफ पर्शिया भी आ जाता है, मलक्का स्ट्रेट भी आ जाता है, ठीक है। ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एशियन ट्रेड का अगर आप समझ सकते हैं तो 78 बिलियन जो है 2021, इतना वर्थ ऑफ ट्रेडिंग जो है वो सी रूट के थ्रू हुआ है और वो इसी रीजन के साथ हुआ है, रीजन में हुआ है, ठीक है। तो नाउ यू नो दैट। अब हम बात कर लेते हैं काउंटरिंग इंक्रीजिंग चाइनीज़ प्रेजेंस। जैसे मैंने कहा कि चाइना जो है अपनी प्रेजेंस जो है वो हर जगह फील कराने के लिए बहुत आतुर है ना। वो चाहता है कि इंडियन ओशन पे भी किसी तरह से उसका एक जिसको बोलते हैं ना सिक्का जम जाए या वर्चस्व स्थापित हो जाए, तो उससे क्या होगा, उसको एक एज मिल जाएगा, एक बेनिफिट मिल जाएगा, एक अपर हैंड मिल जाएगा विथ एवरी थिंग दैट इट हैज़ ऑन इट्स टेक्टिकल द फ्रंट, जो भी वो करना चाहता है, राइट। उसमें आपको फाइनेंसेस भी, उसकी फाइनेंसेस भी सिक्योर होंगे। फाइनेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ अ वेरी वाइबल, फाइनेंशियली वेरी वाइबल एरिया, पहली चीज़। दूसरी बात, हमने स्ट्रैटेजिक या मिलिट्री मूवमेंट की तो बात करी ली, वो तो हम जानते ही हैं कि मिलिट्री के लिहाज से या सॉवरेनिटी के हिसाब से या सिक्योरिटी के हिसाब से कितना स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस वो स्ट्रेट रखता है या वो पूरी का पूरा जिसको बेल्ट है वो लगता है, ये भी हम समझ चुके हैं, रखता है, ये भी हम समझ चुके हैं। अब इसमें बात हो रही है कि हमें क्या करना है, हमें काउंटर करना है चाइनीज़ प्रेजेंस को। उसमें अब दिक्कत ये हो रही है कि आपको मालूम है चाइनाज एफर्ट टू एक्सपैंड इट्स फुटप्रिंट इन द IOR टू ओवरकम, IOR मीन्स इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। IOR में टू ओवरकम इट्स मलक्का डिलेमा। मलक्का डिलेमा क्या है चाइना का? मलक्का डिलेमा चाइना का ये है कि हो क्या जाता है, चाइना फियर ऑफ द मेरीटाइम ब्लॉकेड, उसको ना एक मेरीटाइम ब्लॉकेड का खतरा है किस टाइम पे, स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे, ठीक है। और वो जानता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का किसी तरह से उसके अंदर आ गया, उसके नेतृत्व में आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके एंड पे सॉल्व हो जाएंगी। बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, जो कंसर्निंग इश्यूज़ हैं, जो एक आप कह सकते हैं ना जिसको जो रास्ते का जो रोड़ा है वो क्लियर हो जाएगा उसके, ठीक है। तो इसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहा है। अब उसके बाद बात करते हैं कि उसका जो मेरीटाइम सिल्क रोड है ना, ये जो उसका सपना है, एम्बिशन जो है, ये पूरा हो जाएगा अगर उसका इस क्षेत्र पे आप कह सकते हैं कि एक तरह से नियंत्रण हो जाता है। तो वो बिल्कुल भरसक प्रयास कर रहा है इस चीज़ का, है ना, बिल्कुल जिसको आप कहते हैं कि बिल्कुल एड़ी चोटी की जान जो है वो लगा दे रहा है। उसी की वजह से म्यांमार से उसने वो आइलैंड जो है कोको आइलैंड, वो उसने उसको लीज पे लिया है। उसमें वो उसने कहा है क्या कि हम सिक्योरिटी वगैरह देखेंगे, हमें कुछ ज़्यादा काम नहीं करना, हमको सिर्फ एक नेविगेशन के लिए देखना है, एक हमको सिक्योरिटी के लिए चाहिए, एक हम बाकी जो है वो मेरीटाइम सिक्योरिटी के पर्पज़ से मांग रहे हैं। लेकिन उसमें उसने पूरी एयर स्ट्रिप एंड एवरीथिंग, मतलब सब कुछ ओके डन एंड डस्टेड वाला हिसाब है। जबकि हम जो हैं पिछले 10-15 साल से यही तय नहीं कर पा रहे कि हम उसके बगल में जो एक आइलैंड हमारा है कि हम उसमें किस तरह से डेवलप करें। वो जिसको क्या कहते हैं ना, रेड टेपिज्म में, ब्यूरोक्रेसी में जो बदलती हुई सरकारें हैं, उसमें हमारा काम अटका हुआ है। लेकिन वो इस मामले में बहुत प्रॉम्प्ट है और बहुत प्रॉम्प्टली एक्ट कर रहा है। तो हमें उसको काउंटर करने के लिए हमें भी अपनी स्पीड जो है बढ़ानी पड़ेगी। अब मेरीटाइम सिल्क रोड जो है, ये बिल्कुल आप इसी तरह समझ सकते हैं जो एक टाइम पे सिल्क रूट आपने सुना होगा, है ना, सिल्क रूट पढ़ा भी होगा। सिल्क रूट क्या हुआ करता था, मतलब 2nd BC से आप समझ सकते हैं कि मिड ऑफ दी लाइक ADs तक आप मान सकते हैं, लाइक मिड ऑफ दी मिडीवल टाइम्स तक उसको माना जाता है, लाइक आई थिंक 14 AD या कभी तक उसको माना जाता है जब वो इस्तेमाल किया जाता था बहुत ज़्यादा। अब उसमें ट्रेडिंग होती क्या थी, ज़्यादातर सिल्क की ट्रेडिंग होती थी, इसी वजह से उसको सिल्क रूट कहते हैं। मतलब कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं उसमें। उसमें होता क्या था, एशिया से मेडिटेरेनियन तक का जो पैसेज था, ओशन पैसेज था, मेरीटाइम पैसेज था, उसको हम सिल्क रूट बोलते थे, ठीक है। और वो कहाँ से ट्रांसवर्स करता था ये हमको मालूम है, वो चाइना से करता था, इंडिया से करता था, पर्शिया से करता था, ग्रीस से करता था, अरब से करता था, इटली से करता था, और इस तरह से उसका एक पूरा बेल्ट था ठीक है। ये हमको पता है, हमने पढ़ा हुआ है, बहुत पहले भी पढ़ा हुआ होगा। तो वो अभी उसी तरह से उसका जो सिल्क रोड है, मेरीटाइम सिल्क रोड है, वो उसका एम्बिशन है और उसको रीस्थापित या बोल सकते हैं आप
पुनः स्थापित करना चाहता है, रीस्थापित मतलब रीस्टैब्लिश करना चाहता है, पुनः स्थापित करना चाहता है। और उसने उस एम्बिशन ने क्या किया है, फ्यूल किया है एप्रीहेंशन अबाउट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन दीज वाटर्स। और इस कारण ये जो वाटर्स हैं इसमें आप कह सकते हैं कि जो फ्री नेविगेशन है या जिसको आप कह सकते हैं एक सेफ नेविगेशन है, वो थोड़ा क्वेश्चनेबल हो गया है इस एरिया में। बिकॉज चाइनीज़ आप देख सकते हैं कि उनका मूवमेंट इस एरिया में बहुत ज़्यादा देखा गया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आई हैं, नेवी ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं कि समझ में आ रहा है कि भाई चाइना के जो जिसको आप कहते हैं मंसूबे हैं वो बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहे हैं। उससे उनके जिसको आप कहते हैं ना कि नीयत में खोट है, ये दिखाई दे रहा है उनके कुछ मूवमेंट से, कुछ गतिविधियों से जो उस क्षेत्र में उन्होंने की हैं। ठीक है, तो ये नेवी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है इसको टैकल करना। उसके अलावा बाय गेनिंग ग्राउंड एट द क्रिटिकल चोक पॉइंट्स, चाइना कुड यूज देम टू इट्स बेनिफिट ड्यूरिंग एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट और द स्टैंड ऑफ विद इंडिया। जो स्टैंड ऑफ की सिचुएशन अगर इंडिया के साथ आती है, अभी तो आपको मालूम है कि वो क्या है, गालवान में या अरुणाचल प्रदेश में या ऊपर के हिस्सों में है जो भी है, लेकिन अगर वो नीचे उतर के आ जाता है, अगर वो नीचे ये बंगाल की खाड़ी से, म्यांमार से होते हुए, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही करीब है नॉटिकल माइल्स के हिसाब से, अगर वो आ जाता है बंगाल की खाड़ी से होते हुए इंडियन ओशन रीजन में और अंडमान निकोबार में, तो वो दो तरफा जिसको आप कहते हैं युद्ध की स्थिति बन जाएगी और दो तरफा, और इस साइड से पाकिस्तान का तो उसको सपोर्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आपका जो अरेबियन सी का जो एरिया है वो भी आपका जो है एक तरह से बहुत ही जिसको आप बोलते हैं ना कि खतरे के मार्ग तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इंडिया का पूरा कोस्टल रीजन जो है वो एक तरह से घिर जाएगा दुश्मनों के हाथ से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस एरिया की रक्षा जो है वो पूरी सावधानी और पूरी सतर्कता से करें और इसमें कोई भी किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और इसी के मुद्दा जो है वो नेवल एडमिरल ने उठाया था। ठीक है, कि आप लोग समझ नहीं रहे हैं, आप लोग अपने घर के ही झगड़ों में आप लोग जिसको बोलते हैं ना कि आपस में ही आप लोग लड़ते झगड़ते रह जाएंगे और वो बंदर जो है वो रोटी उठा के भाग जाएगा। वो वाली चीज़ है कि आप लोग घर के ही जो अपने मुद्दे हैं ना, पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स, जात पात, धर्म, ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, आप इसी में उलझे रहेंगे और वो दूसरा जो है दबे कदम से आके आपके घर के अंदर घुस जाएगा, और ये पहले भी हो चुका है। तो इसकी सतर्कता बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। और अगर ऐसा हुआ तो इन चोक पॉइंट्स का, जो क्रिटिकल चोक पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका फ़ायदा चाइना भविष्य में ज़रूर उठाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि वो आपके वल्नरेबल स्पॉट्स हैं। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हेड टू हेड जिसको बोलते हैं कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन आती है उसमें, या फिर कोई स्टैंड ऑफ सिचुएशन इंडिया के साथ आती है तो उसमें। अब ANI's strategic location allows India to pursue sea denial warfare strategy, denying the adversary the use of the near sea to dictate terms in littoral space. Littoral space कौन सा होते हैं? वो जगह, वो शहर, वो एस्टैब्लिशमेंट जो कि सी शोर पे या लेक शोर पे, पानी के या रिवर शोर पे बने होते हैं, तो आपको मालूम है लिटरल स्टेट्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ANI की वजह से, क्योंकि ANI हमारे अंदर आता है, इंडिया का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी प्रमाइस मानी जाती है, तो हम उसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है चाहें तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली सी डिनायल वॉरफेयर स्ट्रैटेजी में ला सकते हैं चाइना को। और हम ये कर सकते हैं कि अगर वो इस पर ट्रेस पास करता है तो हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जा सकते हैं, हम उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया के पास एक अपर हैंड है बिकॉज ऑफ द ANI, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं उनकी वजह से, कि हमें एक एज मिला हुआ है कि अगर हम चाहें तो हम सी डिनायल वॉरफेयर स्ट्रैटेजी में जा सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई जो आसपास के जो एडवर्सरी हैं वो हमारे आसपास का जो सी का क्षेत्र है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस पर हम पूरे चेक पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, और वो लिटरल स्पेस में हमारे लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम उसको लिटरल स्पेस को एक तरह से पूरी तरह आप सुरक्षित भी रख सकते हैं, नियंत्रण में भी रख सकते हैं और डिक्टेट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें सतर्कता बरतने की बहुत ज़्यादा। ओके, अब बात आ जाती है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की। एक्सक्यूज मी। India can also leverage the potential of these islands to protect its own interest and burnish its image as a net security provider in the region. Net security provider, हमने पूरी एक शॉर्टी नोट सीरीज़ की है net security provider के ऊपर। और ये बात क्यों निकली थी? ये बात निकली थी क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात पे एक उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है अपने इस नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रोल को लेकर बहुत ज़्यादा कमिटेड है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक तरह से सीरियस है, बहुत रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल है और जितने भी आसपास के जो एरियाज हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, बिकॉज वी आर द की प्लेयर ऑफ द रीजन। ठीक है, IOR रीजन के हैं, वी आर द की प्लेयर्स। ठीक है, अब इसमें बात हुई थी, इसमें और भी बहुत सारी बातें हुई थी कि यूएस में जो डिप्लोमेट हैं हमारे संधू साहब, उन्होंने भी इस पर स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है वो हर तरह से जो है अपनी जो छवि है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे बनाना चाहता है। वो मिलिट्री असिस्टेंस भी दे सकता है, मतलब वो हर तरह से जो नॉर्मल जो लॉजिस्टिक हेल्प है वो भी दे सकता है, मिलिट्री असिस्टेंस दे सकता है, मिलिट्री डिप्लोमेसी के थ्रू हो सकता है, मिलिट्री आप कह सकते हैं कि जो मिशंस हैं उनके थ्रू हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सारी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें बात हो रही है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, समझ में आ गया। दूसरी बात हो रही है कनेक्शन विद साउथ ईस्ट एशिया। अब क्या होता है कि ये जो हम बात कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं मतलब सॉरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, ये ऐसी जगह पे, ऐसे बेल्ट पे पड़ता है इंडिया के, जो कि बहुत सेंसिटिव है इंडिया के लिए। सिर्फ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस या मिलिट्री इंपॉर्टेंस तो हमने उसकी समझ ली चाइना के रेफरेंस में, पर हम उसको इस तरह से भी समझते हैं कि वो एक ऐसी जगह पर पड़ता है जहाँ पे वो सबसे बड़ा जो हमारा सबसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसको EEZ बोला जाता है, ठीक है, उसको कवर करता है। उसको आप ये मान सकते हैं कि बहुत बड़ा चंक उसका ये कवर करता है। ठीक है, कंटेनिंग अबाउट 30%, मतलब 30% जो है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो इसमें ही पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा आप क्या करते हैं, ये साउथ एशिया को और साउथ ईस्ट एशिया को भी कनेक्ट करने की बहुत बढ़िया चेन है, जिसको आप कहते हैं कि आपस में दो रीजन्स को साथ लाता है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों ही रीजन जो है बहुत वाइबल हैं, फाइनेंशियली बहुत वाइबल हैं, इनमें ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं, ये तो मैं आपको बात कर ही चुकी हूँ, तो हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि आप जो नॉटिकल माइल्स के हिसाब से देखते हैं, नॉटिकल माइल्स जैसे मेरी टाइम में आपको बोला जाता है, नॉटिकल माइल्स के हिसाब से आप डिस्टेंस कवर करते हैं, तकरीबन 22 नॉटिकल माइल्स है म्यांमार से, और इसी तरह हमने इंडोनेशिया की भी बात की थी। ठीक है, तो हमें ये मालूम है कि उसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही आइडियल लोकेशन है हर लिहाज से, और बहुत सेंसिटिव लोकेशन भी है इस कारण। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस अगर आप देखते हैं इंडो पैसिफिक की, तो ये हमने जैसे बात की थी इंडो IOR की पहले बात की थी, जो हमने नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाले में बात की थी, अभी हम बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक की। तो ANI जो है आप बात कर सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट पे पड़ता है। ठीक है, जिसमें इंडियन ओशन एंड द साउथ चाइना सी के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे पड़ता है। तो आप ये कह सकते हैं कि उसको फर्दर वो पैसिफिक ओशन, मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन बिल्कुल आसपास हैं, मतलब बिल्कुल लगे हुए हैं। मतलब कोई ऐसे मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि हम सरहदों पे लाइन खींच देते हैं, पानी पे लाइन खींचना हमारे बस की नहीं है ना। हम ये नहीं कर सकते कि भैया यहाँ पे इंडियन ओशन खत्म, यहाँ से पैसिफिक चालू। वो ठीक है कि हम उसको अपनी तरह से बोल देते हैं, हमने अपनी तरह से अपने दिमाग में वो ज्योग्राफी में और बिल्कुल ग्लोब पे हमने सीमाएं तय कर दी हैं कि भैया यहाँ इंडियन ओशन, यहाँ पैसिफिक ओशन, लेकिन पानी में कोई सीमाएं नहीं खींची हैं। ठीक है, तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की जब हम बात करते हैं तो साउथ चाइना सी से वो फर्दर कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में भी आ जाता है उसका कुछ रीजन, और इसलिए उसका जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक कंसेप्ट है वो इंडो पैसिफिक करके आप उसको डील करते हैं, बात करते हैं। एग्जैक्टली सिर्फ IOR पे डील नहीं करते, मतलब बात समझ में, सिर्फ IOR रीजन ना कहते हुए इंडो पैसिफिक रीजन उस बात को कहा जाता है, उस जगह को कहा जाता है। अब क्या है बेसिकली स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट में चैलेंजेस क्या हैं हमारे पास, हमने बहुत सारी बातें की, हमें इंपॉर्टेंस उसकी बहुत समझ में आ गई। अब हमें समझना है कि चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस भी वही होंगे जो हमने इंपॉर्टेंस में बात की, ठीक है, उसी में से निकल के आएंगे चैलेंजेस भी। अब हम बात कर लेते हैं इनएडिक्वेट अटेंशन दी जा रही है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को। एक तो सबसे बड़ी बात मैंने बोली कि इसी बात से हमें समझ में आ जाता है कि भैया 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बाद से आज तक भी रिकवरी प्रोग्राम जो है वो हमारा पूरा नहीं हो पाया है सरकार का। ठीक है, मतलब छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं, जो छोटे छोटे जिसको बोलते हैं ना आइलैंड्स हैं, टापू हैं, उन्होंने तक रिकवरी प्रोग्राम फिक्स कर लिया है, हम नहीं कर पाए हैं अपना। ठीक है, आप अगर बाकी जो कंट्रीज हैं जैसे इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा जिसकी बात करते हैं हम, इंडोनेशिया में रिकवरी प्रोग्राम पूरा हो गया है, बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनमें हो गया। छोटे छोटी मतलब हमारे इंडिया के मुकाबले जो कंट्रीज़ कहीं आप अगर जोग्राफिकल डायमेंशन की बात करते हैं तो स्टैंड भी नहीं करती, या अगर आप बात करते हैं इतनी बड़ी इकोनॉमी की तो भी स्टैंड नहीं करती, उन्होंने अपना काम कर लिया। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और आपको मालूम है ना सरकार के आपस के झमेले, सेंटर स्टेट की लड़ाई, और फिर जो जिस तरह के चक्कर हमारे यहाँ होते हैं, करप्शन, रेपटेपिज्म, उसके चक्कर में हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम उसको जो जनरल हमारा जो काम है हम उसको भी नहीं कर पा रहे। उसके अलावा फिर हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ में भी दिक्कत है।
अब जाके हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमने स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात की है, ठीक है। अब अ सेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कम्युनिटी हैज आर्ग्यूड अगेंस्ट टर्निंग द आइलैंड इनटू स्ट्रैटेजिक मिलिट्री हब। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें लोगों की जो अलग अलग राय हैं वो अलग अलग बन रही हैं, अलग अलग जो संगठन हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी अपने अपनी सोच है, पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनकी अपनी अपनी सोच है, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कोई प्रो कहता है, कोई कौन कहता है, मतलब उसके बारे में कोई मतलब इधर जाता है, कोई उधर जाता है, लेफ्ट राइट बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि कई लोगों का ये कहना है कि भैया फॉरेन पॉलिसी की अगर बात हो रही है ना, तो फॉरेन पॉलिसी में कम्युनिटी का कई कम्युनिटी का जो हिस्सा है उनका ये कहना है कि भाई इसको आपको आइलैंड को स्ट्रैटेजिक मिलिट्री हब में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपने ट्राई कमांड वगैरह की बात तक तो ठीक है, लेकिन आपको मिलिट्री हब में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किस ग्राउंड पे बोला है उन्होंने कहा है कि ये जो है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ बहुत बढ़िया नहीं जाएगा, ठीक है। उनके साथ आपके जो संबंध हैं उनमें थोड़ा सा खिंचाव आ सकता है, अगर आप ये काम करते हैं तो हमें इसको छोड़ देना चाहिए, उनका ये कहना है फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेटिक लिहाज से, ठीक है। जो इंडिया को बेनवोलेंट एंड बेनाइन पावर मानते हैं, अगर आपने इसको स्ट्रैटेजिक मिलिट्री हब के तौर पे अगर आपने डेवलप किया तो उनका कहना है डिप्लोमेटिक जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर आपने ऐसा किया तो वो ये मान लेंगे कि भाई आप किसी तरह का एक दबदबा जो है इस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, आप एक तरह का डोमिनेंस करना चाहते हैं, तो फिर वो एक आपकी छवि के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि स्लो पेस है डेवलपमेंट का। स्लो पेस क्यों है डेवलपमेंट का, जैसे मैंने कहा कि भाई कितने सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जो इनहेबिटेड ही नहीं है, जहाँ पे अभी रिहायशी ही नहीं है, लोग रहते नहीं है, मात्र 37 आइलैंड्स पे लोग रहते हैं, उसमें से इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी जो आप कहते हैं कनेक्टिविटी वो भी नहीं है, मतलब बिल्कुल जो सजाए काला पानी के लिए तब भेजा जाता था ना, तो आज भी वो मोर ओवर सजाए काला पानी टाइप की ही जगह है, वहाँ पे आपको अभी भी बहुत ज़्यादा वर्जिन प्लेसेस तो बहुत मिलेंगी, लेकिन आपको जिसको आप बोलते हैं अर्बनाइजेशन वो नहीं हो पाया है, ठीक है। वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। अगर आप नेवल बेस की भी बात करते हैं वहाँ के पोर्ट ब्लेयर के, तो कैपिटल की भी अगर आप बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर के, तो वहाँ पे भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है कि वहाँ पे भी बहुत इराटिक है, आती है जाती है, आती है जाती है वाला हिसाब है, ठीक है। रोड बिल्डिंग नहीं है, एयर स्ट्रिप जैसे मैंने कहा कि एक तो जैसे वैसे थी भी नहीं, और जितनी थी बची कुची वो भी आपके सुनामी में चली गई, तो आज तक जो है वो वापस उसका निर्माण कार्य जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, मतलब चल रहा है तो चल ही रहा है, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप बिल्डिंग्स ऑफ जेटीज की बात करते हैं तो वो भी बहुत ही नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब आपके जो कंस्ट्रक्शन है या इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ जो वहाँ पर है वो भी बिल्कुल ना के बराबर है इतने सालों की आज़ादी के बाद भी, ठीक है। तो आज भी अगर आप ये बोलते हैं कि बिल्कुल ले ऑफ में है तो बिल्कुल ले ऑफ में ही है, वो एक दिक्कत है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिलक्टेंस बहुत है। Notwithstanding episodic visit by the other navies, there exists some traditional institutional reluctance towards allowing port visits to the Andaman Nicobar Island by the foreign navies in general and the US Navy in particular, ठीक है। अब इसमें आपकी जो रिलक्टेंस है, इंस्टीट्यूशनल रिलक्टेंस है, ये भी एक दिक्कत है। क्या हो रहा है इसमें, एपिसोडिक विजिट बाय अदर नेवीज, मतलब इंडियन नेवी के अलावा बात कर रहे हैं हम, ठीक है। देयर एग्जिस्ट सम ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनल रिलक्टेंस टुवर्ड्स अलाउइंग पोर्ट विजिट। पोर्ट विजिट जो है वो समहाउ अलाउ नहीं होती, या उसमें कोई किसी तरह का एक इनहिबिशन जुड़ा हुआ है, नहीं होती अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, स्पेशली फॉरेन नेवीज नहीं करती इन जनरल, और यूएस नेवी के इस मामले में तो कुछ ज़्यादा ही है ये बात, ठीक है। इफ नेवल वेसल्स एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑफ अदर मेजर नेवीज बिकम रेगुलर विजिटर्स दैट कुड एक्सेंचर एक डायनास मिल्का डिलेमा, अगर ये चीज़ हम सॉर्ट कर लेते हैं, ये जो इनहिबिशन है अगर हम इसको टैप कर लेते हैं, अगर हम इसको रोक लेते हैं, तो क्या होगा, तो ये चाइना के ऊपर भी एक तरह का प्रभाव पड़ेगा, और उसका जो मलक्का डिलेमा है ये थोड़ा सा बढ़ेगा, और एक तरह का अगर वो रेगुलर विजिटर्स हो जाती हैं बाकी नेवीज़ भी, इंडियन नेवी का तो मूवमेंट है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगर बाकी फॉरेन नेवीज़ का भी मूवमेंट जो है वो सक्रिय हो जाता है, रेगुलर हो जाता है, तो चाइना जो है वो अपने जो मंसूबे हैं उससे उसको बैकफुट पे आना पड़ेगा, और उसका मलक्का डिलेमा जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल फ्रिजिलिटी की। इकोलॉजिकल फ्रिजिलिटी मतलब आप बात कर सकते हैं एक क्रेडिबल एरियल एंड नेवल प्रेजेंस इन द इकोलॉजिकली फ्रिजाइल एंड एथनोग्राफिकली एक्सट्रीमली सेंसिटिव रीजन प्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। अब इसमें बात हो रही है कि भाई जब आप ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जिसकी लोकेशन जो है वो मेन लैंड से थोड़ी दूर है,
थोड़ी सी ले ऑफ में है, आउटस्कर्ट्स में है, एक तरह से आप बोलचाल की भाषा में ऐसे बोल सकते हैं ना कि बाहर की तरफ पड़ता है देश के, राइट। तो वो थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है, पहली चीज़। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पे एरियल और नेवल प्रेजेंस वहाँ पे इस्टेब्लिश करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना या वहाँ तक चीज़ों को ले जाना या रॉ मटेरियल का सप्लाई करना भी मुश्किल है, ठीक है। इकोलॉजिकली आप कह सकते हैं कि वहाँ पे, क्योंकि इकोलॉजिकली बहुत फ्रेजाइल है, इकोलॉजिकली आपको मालूम है कि वहाँ पे बहुत डाइवर्सिफिकेशंस हैं, आपको मालूम है कि वहाँ पे ओशन है, बहुत ही, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही वर्जिन प्लेस है, अभी भी बहुत ही प्रिमिटिव है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हुआ। कल्चरली जैसे आपने कहा कि एथनोग्राफिकली, मतलब एथनोग्राफी से क्या मतलब होता है, जो ह्यूमन कल्चर्स की बात होती है, राइट। तो कल्चरली बहुत पुराना इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट इन द सेंस कि बहुत अलग है, मतलब जो हम समझते हैं जिस चीज़ को, वो बहुत डाइवर्सिफाइड है फ्रॉम द व्यू दैट वी हैव ऑफ द प्लेस इन इंडिया, राइट। इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर प्लेसेस। उसकी इकोलॉजिकली और उसकी जो डेमोग्राफिक या जोग्राफिकल सेटिंग भी जो है वो बहुत अलग है, राइट। उसका डिवाइड बहुत अलग है। तो उसमें अगर आपको नेवल या एरियल बेसिस अगर आपको इस्टेब्लिश करने हैं तो वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। उसके अलावा गवर्नेंस की अगर हम बात करते हैं पैरामीटर्स की, वो रेगुलेटेड अंडर द प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम टू इंश्योर द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। वहाँ पे इस तरह से उसको रखा भी गया था कि उसकी जो वर्जिनिटी है या नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो उनको कायम रखा जा सके, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन पे फोकस भी नहीं किया गया था, वो प्रोटेक्टेड एरिया में ही उसको रखा गया था। लेकिन उसके अपने फ्लिप साइड्स भी हैं जो कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा जब बात करते हैं हम स्टेट मशीनरी जो थी, उसने डिज़ाइन किया था उसको इस तरह से कि वो इम्पोज करे स्ट्रक्चरल लिमिटेशन ऑन द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। वहाँ पे एक स्ट्रक्चरल लिमिटेशन भी है। स्ट्रक्चरल लिमिटेशन नॉर्मली ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे आपको कह सकते हैं आप इकोलॉजिकली जिनकी डाइवर्सिफिकेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, वहाँ पे या जो जगहों को आप कहते हैं ना वर्जिन प्लेसेस, जैसे आपने सुना होगा पहाड़ी क्षेत्रों में भी उसमें एक तरह का रिस्ट्रेनमेंट होता है, ठीक है। उसमें स्ट्रक्चरल इम्पोजमेंट्स होता है, लिमिटेशंस होती हैं। आप अगर किसी पहाड़ी क्षेत्र पे जाते हैं तो वहाँ जाके आप अपने मन मुताबिक आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर सकते। उनके अपने कायदे कानून हैं, उनमें अपने कायदे कानून हैं। इवन अगर आप बात करते हैं जिसको आप वंशावली कहते हैं ना, एरिस की भी अगर आप बात करते हैं तो उसमें भी उनके अपने कायदे कानून है कि हेरिडिटरी में भी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। तो उनके जो स्ट्रक्चरल जो आप इम्पोजमेंट्स हैं, लिमिटेशंस है, वो अपनी जगह है ताकि उनके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को आप थोड़ा सा रोक सके। अदरवाइज वो जो प्लेस है उसकी जो खूबसूरती है, जो उसका नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है, या आपके कहते हैं जिसको आप, मैं बार बार कह रही हूँ कि वर्जिनिटी है उस प्लेस की, वो आप उसको ले लेंगे। तो इसकी वजह से वहाँ पे अपनी जो मशीनरी है उसने इस तरह से उसको डिज़ाइन भी किया हुआ है। अब these were further sustained by These were further sustained by environmentalists, anthropologists and social scientists and backed by the Supreme Court, which favored environmental conservation in its judgment regarding the island. अब इसको बाकी जो चीज़ें होती हैं जो सरकार ने किया हुआ है या जो सैंक्शन मिली हुई है, उसके अलावा जो बाकी जो environmentalist होते हैं या anthropologist जो होते हैं जो कि सोशल लाइफ जो है वो स्टडी करते हैं, या आप बात करते हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी आ जाते हैं इसमें, सोशल साइंटिस्ट भी आ जाते हैं जो कि उस आइलैंड पे जाके वहाँ की जो फ्लोरा फोना है उसको स्टडी करना चाहते हैं, या बाकी जिनकी भी बात आप करते हैं इस तरह के जो लोग जो कंजर्वेशन में बिलीव करते हैं, जो नेचर कंजर्वेशन की बात करते हैं, कंजर्वेशनिस्ट जिनको हम कहते हैं, वो भी एक तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। और उन्होंने भाई कहा कि भाई इसको आपको हम छेड़खानी नहीं करने देंगे, इस प्लेस को आप रहने दीजिए जैसा है, हमें अर्बनाइजेशन नहीं करना, आपको इसको प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। और इसको बैक किसने कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो फिर किसी का भी कुछ नहीं बनता, मतलब फिर तो सरकारें भी क्या कर लेंगी। सबसे बड़ी अथॉरिटी है, सबसे बड़ा जुडिशियल जो बॉडी है हमारे यहाँ वो सुप्रीम कोर्ट है, उसने उनको फेवर में कहा है कि भाई बिल्कुल सही बात है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जो है आइलैंड्स का आपको करना पड़ेगा, इसको आप कमर्शलाइज नहीं कर सकते, आपको एनवायरमेंटल जो है वो उसका जो पार्ट है उसको आपको बचा के रखना पड़ेगा, कंजर्वेशन तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो इस कारण जो अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं स्टैगर हो जाता है। बाकी चैलेंजेस क्या है? बाकी चैलेंजेस ये हैं, एब्सेंस ऑफ ह्यूमन प्रेजेंस ऑन 100 ऑफ दीज आइलैंड्स। जैसे मैंने कहा कि इनहैबिटेड हैं बहुत सारे आइलैंड्स, है ना। तो 37 आइलैंड्स अगर आपके कई 100 में से इनहेबिटेड होंगे तो क्या होगा, बाकी जो आइलैंड्स हैं वो वल्नरेबल हो जाएंगे। किसके लिए? जैसे मैंने कहा था कि उसमें दुनिया भर की जितनी असंवैधानिक गतिविधियाँ सब होती हैं, आप नारकोटिक्स कह लीजिए, स्मगलिंग कह लीजिए, ड्रग्स कह लीजिए, माफिया कह लीजिए, आपको जो कहना इलीगल ट्रैफिकिंग कह लीजिए, सारे धंधे जो है वहाँ पे होते हैं। फॉरेन वेसल्स का इंट्रूजन वहाँ पे हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी चेक नहीं हो पाती उतना, इनकर्जन
इरोजन हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। रेनफॉल उस एरिया में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जैसे क्या कहा जाता है ना, व्हेन इट रेन्स इन दैट एरिया इट डजंट रेन, इट पोर्स, राइट। तो बिल्कुल ये बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट के लिए, लेकिन ये बिल्कुल अंडमान निकोबार में भी यही हालत है। हैवी रेनफॉल जो होती है उसके कारण भी आपके जो बिल्डिंग है, जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टैगर हो जाती हैं। 6 मंथ्स तक आपकी एक्टिविटी टू 6 मंथ्स ईयर बहुत कम, क्योंकि उसमें जो रेनफॉल है, मानसून है, वो लंबा चलता है। आपको मालूम है ना कि मानसून आता भी सबसे पहले उसी क्षेत्र में है, तो उसके बाद वो बाकी देश में जाता है। सबसे पहले नहीं कहा जाता कि केरल में मानसून आ गया है, मतलब आपको मालूम है शुरुआत जो है वहीं से होती है और बहुत लंबा मानसून का ड्यूरेशन होता है। तो उस टाइम पे इतनी हैवी रेनफॉल्स होता है कि वैसे भी जो कंस्ट्रक्शन वैसे भी एक तो अलाउड नहीं है, जो अलाउड है वो भी नहीं हो पाता। 6 महीने तक आप मान लीजिए, साल के कम से कम 5-6 महीने तो आप मान लीजिए कि कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वहाँ पे नहीं हो पाती। दूसरी बात हो रही है डिस्टेंस जो है मेनलैंड से, ये मैंने आपको बोल ही दिया कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है बढ़ा देता है। रॉ मटेरियल पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर पहुंच भी रहा है तो बहुत महंगा हो जाएगा। लोगों को उतना फ़ायदा, उतना मुनाफा नहीं है, इसलिए वो उसमें इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। और बाकी स्टेट्स रेगुलेशन जो है वो तो अपनी जगह है ही, ठीक है, तो लोग इसमें जाना भी नहीं चाहते। अब मटीरियल जो है वो शिप करना पड़ेगा, शिपिंग कॉस्ट जो है, कार्गो कॉस्ट जो है वो बहुत हैवी हो जाएगी, ठीक है। तो रोड से ट्रांसपोर्ट तो आप कर नहीं सकते, तो ये जो कॉस्टिंग है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। बहुत सारी इश्यूज़ हैं ना, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि जो हम कर सकते हैं हम वो भी नहीं कर पा रहे। आप कुछ कंपनीज जो हैं जो कि विलिंग हैं काम करने के लिए आइलैंड, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस एंड कॉस्ट, एक तो बहुत ही कम कंपनीज हैं, कुछ हैंडफुल ऑफ, मुट्ठी भर आप कंपनीज बोल लीजिए जो मेनलैंड पे काम करती हैं, और उनसे बोलिए भैया अंडमान निकोबार जाके काम कर लो, तो वो बिल्कुल तैयार नहीं होती। उनको लगता है कि भाई इतने में तो हम यहाँ पे मतलब बिल्कुल बिल्डिंग्स खड़ी कर देंगे जितने में हम वहाँ पे ले जा ही पाएंगे मटेरियल, है ना, तो बिल्कुल पीछे हो जाती हैं, वो एक दिक्कत है। अब उसके बाद बात हो रही है कि कुछ मटेरियल जो है, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत पास है, तो लोग सोचते हैं कि हम वहाँ से जो है इम्पोर्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप इंपोर्ट करते भी हैं तो वो चीपर है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन शिपमेंट जो है वो इंडियन मेनलैंड से भेजना ज़्यादा आसान पड़ता है। लेकिन भाई इंडोनेशिया से अगर आप कोई मटेरियल बुला रहे हैं तो फिर उसमें अलग झमेले हैं, इंपोर्ट ड्यूटी है, इंपोर्ट रेगुलेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब वो कॉस्ट इफेक्टिव तो है, लेकिन उसमें रेगुलेशंस अलग आ जाते हैं, झमेले अलग आ जाते हैं, तो वो एक दिक्कत है। तो बहुत सारे, कुल मिला के बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी वजह से अंडमान निकोबार आइलैंड अभी तक भी आप कह सकते हैं कि उसमें आप, वरना सोचिए यहाँ पे हिंदुस्तान में इस जगह है कि जितना हमारे कंट्री डेंसली पॉपुलेटेड है, अगर आप स्क्वायर किलोमीटर्स की बात करते हैं तो जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारे यहाँ है, आप समझ लीजिए कि अगर 800 आइलैंड हैं और उनमें से अगर मात्र 37 आइलैंड्स अगर इनहेबिटेड हैं, तो कितना मुश्किल होगा वहाँ पे जाके रहना या बसाहट करना, और कितना क्या ऐसी चैलेंजेस और क्या ऐसी कठिनाइयाँ होंगी जिसके कारण वो अभी तक बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में सोचने की बात है, ये तो हमें वैसे भी समझ में आ ही रहा है, ठीक है। अब इनिशिएटिव हम बात कर लेते हैं भैया कि क्या लिए गए हैं या इस मुद्दे पे क्या बातें हो रही हैं। अब ये हुआ है कि सबसे बड़ी बात मैरीटाइम हब की जो बात थी कि उन्होंने कहा कि भाई मैरीटाइम हब मत बनाओ इसको, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, स्ट्रैटेजिक हब मत बनाओ, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक हब के लिए तो आपको मालूम है कि वहाँ की जो डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसी वालों ने, उन्होंने बिल्कुल लाल झंडा दिखा दिया, ठीक है। लेकिन 2015 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कितने मिलियन प्रोजेक्ट का, 1 लाख मिलियन प्लान किया कि उस आइलैंड को भैया कंट्री का पहला मैरीटाइम हब जो है हम उसकी तरह इसको स्थापित करते हैं। चलिए ठीक है, मिलिट्री स्ट्रैटेजिक हब नहीं बनाते, मैरीटाइम हब हम उसको बनाते हैं, ठीक है। तो पहला मिलिट्री हब उसको 2015 में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। और इसका एम क्या था, टू डेवलप फैसिलिटीज सच एज कि हम उस क्षेत्र में टेलीकम्युनिकेशंस को डेवलप कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी कर सकें, वाटर कर सकें, और हम हेल्प कर सकें काय में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्डिंग में, और एक्सपैंडिंग स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी। मतलब स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी ये चीज़ याद रखने की इसलिए है क्योंकि स्ट्रैटेजिक मिलिट्री हब हमने उसको नहीं बनाया, हमने उसको मैरीटाइम हब बनाया, लेकिन स्ट्रैटेजिक जो आपका एक टर्म है ना, स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज जो है, ये इसका अंडर करंट है, ये इसके आप कह सकते हैं कि मतलब ये ऑब्वियस तौर पे तो नहीं हुआ है, लेकिन बैक साइड में जब आप बात करते हैं ना, लॉजिस्टिक साइड में, तो स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज बढ़ाना भी एक बहुत ही अहम उसका पॉइंट है, मुद्दा है, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि कई बार जो चीज़ें लिखी होती हैं उसके बाहर भी जाके चीज़ों को देखा करो, मतलब जिसको हम कहते हैं ना, जिसको बोलते हैं बिटवीन द लाइंस पढ़ना, ये वो वाली चीज़ है, ठीक है। अब बात हो रही है डिक्लाइनिंग प्रोटेक्शनिज्म। डिक्लाइनिंग प्रोटेक्शनिज्म मतलब 2019 में बात हो रही है, न्यू आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन was promulgated allowing land reclamation for the ports, harbour and jetties. This is expected to usher in luxury tourism in Smith
एव्स एंड लॉन्ग आइलैंड्स, ठीक है, नाम है आइलैंड्स के, ठीक है। एंड वाटर एरोड्रम्स इन नील एंड हैवलॉक आइलैंड। ये हैवलॉक आइलैंड्स तो बहुत ज़्यादा टूरिज्म डेस्टिनेशन है, ये सारी बहुत टूरिज्म डेस्टिनेशन है। यहाँ पे आप जब बात कर रहे हैं कि भाई स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम डेवलप कर लेंगे, और इसमें आपने क्या किया, न्यू आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन के तहत आपने इसको किया है, ठीक है, जो 2019 में लागू हुआ था, ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अब इसमें आपको क्या कर सकते हैं, आप लैंड रिकल्टिवेशन दी जाएंगे कि नए पोर्ट्स बनाएंगे, जेटीज के पोस्ट बनेंगे, हार्बर्स बनेंगे, तो ये आपने स्पेसिफिक किया है। और किस में कर सकते हैं आप, लग्जरी टूरिज्म बढ़ाने के लिए किया गया है, ताकि जो टूरिज्म से जो आपकी इनकम है वो बढ़े, ठीक है, और वो कुछ हैंडफुल ऑफ जिसको बोलते हैं आइलैंड्स हैं उनमें बढ़ाई जाएगी, खासकर जिसमें स्मिथ, एव्स, लॉन्ग आइलैंड इनका नाम है, और हैवलॉक तो आपको मालूम ही है, ठीक है। अब मेरीटाइम एक्सरसाइजेस बढ़ाई गई हैं, मतलब क्या बढ़ाई गई है कि भाई उसमें जॉइंट मेरीटाइम एक्सरसाइजेस होती है, जिसमें सिंगापुर इंडिया मेरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज होती हैं, जिसमें सिंगापुर और इंडिया की जो फोर्सेस हैं वो साथ में करती हैं। मेरीटाइम बायलैटरल मतलब दोनों कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, दोनों कंट्रीज़ की जो डिफेंसेस हैं वो साथ में आते हैं और वो एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं उस एरिया में। कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल विद म्यांमार, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल म्यांमार के साथ क्यों होता है, क्योंकि आपको मालूम है म्यांमार सबसे क्लोजेस्ट है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल होता है, मतलब उनकी भी डिफेंस जो रहता है हमारा भी रहता है, ऑब्वियसली उनका डिफेंस हमारे डिफेंस के मुकाबले बहुत ही अभी आप कह सकते हैं कि अंडर डॉग टाइप है, राइट। लेकिन स्टिल जो कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है वो म्यांमार के साथ होता है, थाईलैंड के साथ होता है और इंडोनेशिया के साथ होता है। इंडोनेशिया और म्यांमार मैं आपको बता ही चुके हूँ कि नॉटिकल माइल्स के हिसाब से बहुत करीब पड़ते हैं, है ना। अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें मिलन आता है। एक मिलन क्या है, मिलन ये मैंने आपको इसके बारे में हमने पढ़ा भी है। मिलन क्या है, एक बीनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसमें फ्रेंडशिप बिल्ड करने की बात हो रही है, कहाँ पे, अक्रॉस द सी। ये मिलन जो है, सागर और मिलन, हम इसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं अलग शॉर्टी नोट सीरीज में, ये आपको याद होगा, ठीक है। अब इसमें बात हो रही है 20 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन 2018 मिलन एडिशन, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज जो थी उसमें वो अंडमान सी में हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना होगा, ठीक है। सॉरी, कलर नहीं चेंज हुआ, ओके फाइन, क्लियर हो गया ये। इसके बाद अपन आगे बढ़ जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, आगे के साथ हो गया है, ये थी आखिरी स्लाइड और हो गया है अपना ये ख़त्म, ठीक है। समझ में आ गई ना स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस अंडमान निकोबार की। देखो यार, जो अपन ने वो किया था ना, कौन सा किया था अपन ने, IOR की इंपॉर्टेंस की थी अपन ने, इंडियन ओशन रीजन की। उसके अलावा अपन ने किया था नेट सर्विस प्रोवाइडर वाला, वो भी साथ में देख लोगे ना तो और क्लियर हो जाएगी पिक्चर, ठीक है। वैसे जो भी पिक्चर है वो ऑलरेडी क्लियर हो गई होगी कि भैया नेवी ने कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब आपको थोड़ा सा चेतना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो चाइना जो है इसका फ़ायदा उठा लेगा, ठीक है। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर बच्चों है इन केस, तो यू नो व्हाट यू नीड टू डू, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे magnetbrains.com, उस पर जाओगे, लॉगिन करोगे, आपको क्या मिलेगा, आपको सारे जितने हमारे यहाँ कोर्सेज हम ऑफर करते हैं, जिसमें K-12, NTSC, ओलंपियाड, सब कुछ है। आप ओलंपियाड पे जाएंगे, आप क्लिक करेंगे और ओलंपियाड क्लिक करने के बाद ऐसा पेज ओपन होता है जिसमें इंग्लिश, साइंस, मैथ्स एंड GK ओलंपियाड खुल जाएगा, ठीक है। खोलोगे, ओपन करोगे, वॉच नाउ पे जाओगे, इस तरह का सिलेबस ओवरव्यू आएगा, सब कुछ जो है सीक्वेंशियल ऑर्डर में है, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी देखना चाहते हो स्क्रॉल अप करो, उसको देखो, उस पॉइंट को, जैसे मैंने कहा कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी देख लोगे तो बढ़िया हो जाएगा इसमें, ठीक है। देख लेना उसको। अब इसमें आज जब देखेंगे तो इसमें इस तरह का पेज ओपन होगा, मोर वीडियोज़, नेक्स्ट वीडियो, सबका ऑप्शन होगा, जो देखना चाहते हो वो देख लेना। कोई कंफ्यूजन अगर हो इसके बावजूद तो आपको क्या करना है, वो आपको मालूम है यूट्यूब पे कैसे हमारे आते हैं वीडियोस, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक अलग अलग अंतराल में आते हैं। शाम के 7 बजे आता है IGKO का, है ना। तो यूट्यूब पे जब आपके वीडियोस आएंगे तो आपको क्या करना है, उसमें आपको कमेंट सेक्शन में जाके अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आपको लिखनी है। अगर वो पढ़ाई से रिलेटेड क्वेरी हुई, है ना, अगर वो पढ़ाई से रिलेटेड क्वेरी हुई तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। हाँ, बाकी आप लोग इधर उधर की भी बातें करते हो ना, तो इधर उधर की बातें भी अपन कर लेंगे, लेकिन अगर पढ़ाई से रिलेटेड हुई तो मैं उसका जवाब पक्का दूंगी, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर भी बिल्कुल सेम है, आपको जैसे हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की
वेबसाइट पे होता है बिल्कुल वैसे ही यूट्यूब पे भी आपको एक्सेस करना होता है, ठीक है। बाकी अपडेट आपको फेसबुक पे और इंस्टा पे हमारे मिल ही जाएंगे, तो कोई लोड ही नहीं है लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये चीज़ बिल्कुल बढ़िया से पढ़ लेना, आगे पीछे की जितनी चीज़ें बोली हैं मैंने वो भी पढ़ लेना, ताकि कोई कन्फ्यूजन किसी तरह का ना हो, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप ये पूरा ब्रशअप करके रखना, एंड बाय देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे गुड एंड स्टडी वेल। थैंक यू सो मच।